भाई साहब, मोहल्ले में जब एक ही गुंडा होता है तो वही सर्वे सर्वा होता है। लेकिन वो गुंडा कितना दमदार है ये तब पता चलता है जब उसी मोहल्ले में दूसरा गुंडा पैदा हो जाए। नहीं, तब दोनों की लड़ाई होती है, तब पता चलता है कि जो जीता असली बड़ा वाला गुंडा वो था। तो अब गुंडे का एग्जाम्पल देके मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अपने मार्केट में दो डिपॉजिटरीज हैं इस वक्त, एनएसडीएल और सीडीएसएल। दरअसल शुरू तो पहले एनएसडीएल हुआ था, शेयर बाजार में नहीं आ पाया ये। सीडीएसएल बाद में शुरू हुआ लेकिन शेयर बाजार में पहले आ गया ये। तो स्टॉक मार्केट में जितने इन्वेस्टर्स हैं जो डिपॉजिटरीज में इन्वेस्ट करते हैं उनके पास एक ही ऑप्शन था अब तक, सीडीएसएल। एक छत्र राज है भैया, उसके अलावा उसका कोई कॉम्पिटिटर शेयर बाजार में है ही नहीं। लेकिन अब दूसरा कॉम्पिटिटर आ रहा है, पुराना वाला गुंडा जो असल मार्केट में तो आया था, शेयर मार्केट में नहीं आया था। कल 30 जुलाई को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा एनएसडीएल का। तो आज एनएसडीएल के आईपीओ की पूरी एनालिसिस तो हम करेंगे, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एनएसडीएल एक्चुअली कंपनी करती क्या है। भैया, किसी आईपीओ को समझने के लिए पहले उस कंपनी को समझना जरूरत है, उसका धंधा क्या है, धंधा पानी क्या है, और साथ में उसका जो कॉम्पिटिटर है सीडीएसएल, उसका धंधा पानी क्या है। अब धंधा पानी कैसा चल रहा है, हम दोनों का जब धंधा समझेंगे, दोनों का जब वो समझेंगे, हम बिजनेस समझेंगे, तब आगे का फ्यूचर क्या हो सकता है वो अपने को समझ में आएगा। फिर हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमको पैसा किस में डालना है, सीडीएसएल में डालें, एनएसडीएल में डालें। ठीक है, तो आगे कहाँ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ये अपने को समझ में आए। पहले मैं आपको डिपॉजिटरी समझाता हूं। डिपॉजिटरी क्या होता है, क्योंकि दोनों डिपॉजिटरी है, सीडीएसएल भी एनएसडीएल भी। सो डिपॉजिटरी वो होता है कि 1996 से पहले जो स्टॉक हम खरीदते थे, जो शेयर खरीदते थे ना, वो हमको पेपर के फॉर्म में मिलता था, हार्ड पेपर होता था, पर्ची मिलती थी भैया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 96 से डिपॉजिटरी का कॉन्सेप्ट आया, ऑनलाइन, डीमैट। डीमैट का मतलब डीमटेरियलाइज्ड, आपका शेयर डीमटेरियलाइज हो गया। मतलब मटेरियलाइज का मतलब फिजिकल फॉर्म में, डीमटेरियलाइज का मतलब उसको वर्चुअल फॉर्म में, ऑनलाइन के फॉर्म में कर दिया गया। तो ऑनलाइन जब फॉर्म में कर दिया गया, जो आपको पेपर पहले मिलता था तो वो पेपर आप अलमारी में रखते थे, शेयर सर्टिफिकेट जिसको कहते थे। लेकिन जब ऑनलाइन हो गया तो भैया ऑनलाइन भी कहीं रखेंगे ना, तो उस ऑनलाइन रखने की जगह को कहते हैं डिपॉजिटरी। तो वो डिपॉजिटरी का काम क्या क्या होता है, शेयरों की डिजिटल सेफ रखवाली। हम ऑनलाइन शेयर को रखते हैं भैया, पेपर सर्टिफिकेट की जगह शेयर अब डिजिटल फॉर्म में रखे जाने लग गए जब से डिपॉजिटरी आया। 1996 में पहली बार आया डिपॉजिटरी एनएसडीएल। डीमैट अकाउंट में शेयर में रखना, शेयर की खरीद बिक्री को सेटल करना। शेयर की खरीद बिक्री हम करते तो ब्रोकर के ऐप पर है, कोई भी ब्रोकर के ऐप पर, लेकिन पीछे सेटल कौन करता है, ब्रोकर तो सिर्फ एक माध्यम है, उसने ऐप दिया है, लेकिन असल में शेयर परचेज हो गया, ये सेल हो गया, कौन करेगा, वो पीछे डिपॉजिटरी में होता है। बोनस, डिविडेंड, स्प्लिट, ये सब अपडेट करना काम होता है, केवाईसी वगैरह सब असल में पीछे वहीं होता है। ठीक है, देश में दो डिपॉजिटरी कंपनी है, जैसा मैंने बोला, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सीडीएसएल का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। अब देखो यहां गड़बड़ी क्या है, नाम में ही गड़बड़ी हो गई है भैया। दोनों जब डिपॉजिटरी है तो पहला एनएसडीएल जब डिपॉजिटरी बना तो आपने नाम ऐसे रखा, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, लास्ट में डिपॉजिटरी है। दूसरा वाला जब बना तो डिपॉजिटरी पहले ले आए भाई साहब, सिक्योरिटी बाद में हो गया। इसलिए मैं आज भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूं कि सीडीएसएल है कि सीएसडीएल है। कई बार कंफ्यूज आप भी हो जाओगे, एनएसडीएल है या एनडीएसएल है, दोनों के अलग अलग फॉर्मेट है भैया। एक फॉर्मेट में रखते तो ये गड़बड़ी की वजह से लोगों में गड़बड़ी होती है। चलो खैर, ये तो अलग पार्ट है। अब सीडीएसएल जो है ये पहले से लिस्टेड है भैया, जून 2017 में ये लिस्ट हुआ था शेयर बाजार में। ये सरकारी कंपनी नहीं है, ये ना समझना कि दोनों सरकारी कंपनी है, सरकारी नहीं है, लेकिन सरकार का बड़ा हिस्सा दोनों में जरूर है, ये बात है। और दोनों कंपनी सेबी में रजिस्टर्ड भी है। अब एनएसडीएल के जरा आईपीओ की बात करते हैं। ये आईपीओ थोड़ा सा अलग है। नॉर्मली जो आप आईपीओ देखते हो वो फ्रेश इशू लेकर के आते हैं, फ्रेश शेयर के लेकर के आते हैं मार्केट में, आओ भैया फ्रेश शेयर खरीदो, पैसा लगाओ हमारी कंपनी में। लेकिन ये फ्रेश शेयर लेकर के नहीं आ रहे हैं। ये ऑफर फॉर सेल कहने का मतलब इनके पास जितने शेयर इन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए छोड़ रखे थे वो पहले से इन्वेस्टर्स के पास सारे थे। अब क्या हो रहा है, जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो एग्जिट करना चाहते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। तो जब वो बेचेंगे शेयर तो इनके पास अपना हो जाएगा। मतलब इसको आप ऐसे समझो कि मैं एनएसडीएल हूं, मेरे 5 इन्वेस्टर हैं पहले से, बड़े बड़े बैंक्स, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। वो 5 इन्वेस्टर क्या कहते हैं मुझे कि भैया मेरा पैसा दे दो, अब शेयर अपने वापस ले लो, मुझे प्रॉफिट बुक करके निकलना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एनएसडीएल हूं ना, मैंने कहा ठीक है भैया मैं तुम्हारा पैसा देता हूं, मेरा शेयर वापस करो।
पैसा दिया, शेयर वापस लिया। अब जो शेयर वापस लिया मैंने, अब इसका क्या करूं? मैं आईपीओ में लेके आता हूं, मैं नए इन्वेस्टर्स को दूंगा यही शेयर। तो ये फ्रेश इशू नहीं है, इसीलिए मैंने कहा पुराने वाले शेयर जो पहले दिए हुए थे वो वापस आए, अब ये आईपीओ के जरिए पब्लिक में दिया जा रहा है। ठीक, कौन बेच रहा है ये हिस्सेदारी? कौन थे इनके पास पहले से शेयर होल्डर जो प्रॉफिट बुक करने के लिए कह रहे हैं, जो कह रहे हैं हमको एग्जिट कराओ? तो ये हैं भैया आईडीबीआई बैंक, लगभग 2.25 करोड़ के शेयर हैं इनके पास। एनएसई है, लगभग 1.80 का है इनके पास। एसबीआई 40 लाख शेयर है। एचडीएफसी बैंक 20 लाख शेयर है। यूनियन बैंक 5 लाख शेयर हैं। यूटीआई इनके पास 34 लाख शेयर है। कुल मिलाकर के 5 करोड़ शेयर इनका फ्री हो रहा है। फ्री हो रहा है मतलब वो इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं। तो ये 5 करोड़ जो शेयर फ्री हो रहा है, ये आम पब्लिक के पास आएगा, हमारे आपके पास मतलब अवेलेबल होगा। उसके बाद जरा आईपीओ की डिटेल समझाता हूं। देखो सर, इसका ओपनिंग डेट है 30 जुलाई को। 30 जुलाई मतलब आज एक दिन पहले बात कर रहा हूं, कल 30 जुलाई है। कल से आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है। अब आईपीओ ये क्लोज हो जाएगा 1 अगस्त को, यानी कि 3 दिन रहने वाला है ये। एंकर इन्वेस्टमेंट डेट 29 जुलाई की है। इश्यू साइज ये लगभग 5 करोड़ का शेयर, जैसा मैंने ऊपर अभी दिखा दिया आपको। आईपीओ का टाइप क्या है ये भैया? ऑफर फॉर सेल है। लिस्टिंग प्राइस बैंड 760 रुपए से 800 रुपए के बीच होगा। आप इसमें अपनी बिडिंग कर सकते हैं। अब ये 760 और 800, इसका भी मतलब समझाता हूं अभी। फेस वैल्यू इसकी होगी 2 रुपए प्रति शेयर। अब लिस्टिंग के खबर के बाद ग्रे मार्केट प्रीमियम का हाल क्या हुआ भैया? पहले आपको ग्रे मार्केट समझा देता हूं क्या होता है। जीएमपी कई बार आपने सुना होगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम आपने कई बार सुना होगा। मैं आपको ग्रे मार्केट पहले समझाता हूं, फिर प्रीमियम समझाता हूं, फिर इसका इंपैक्ट समझाता हूं। देखो, जब आईपीओ आ रहा है यानी कि आम जनता के लिए वो शेयर अवेलेबल है, आम जनता अपना पैसा लगा के शेयर खरीद सकती है। एक जीएमपी होता है, जीएम होता है मतलब ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट कहने का मतलब कोई कंपनी के शेयर आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं है। वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े ब्रोकर आपस में डिस्कशन डीलिंग वीलिंग कर करके वो अपना शेयर खरीदते बेचते रहते हैं आपस में, उसको ग्रे मार्केट कहते हैं। वो रेगुलेटेड नहीं है, वो आपसी दोस्ती यारी हो गया, जान पहचान हो गया, भैया तुमने मेरा खरीद लिया मैंने तुम्हारा खरीद लिया, वो वैसा वाला चलता है। ठीक, आईपीओ आने के बाद आम पब्लिक के पास रेगुलेटेड फॉर्म में पहुंचा हुआ, तो उसको ग्रे मार्केट कहते हैं। अच्छा, ग्रे मार्केट में आम पब्लिक की रीच नहीं है। अच्छा, अब ग्रे मार्केट के बाद ग्रे मार्केट प्रीमियम समझो। ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये जो आईपीओ का इनिशियल बैंड डिसाइड होता है, कहा गया 750 रुपए से 800 रुपए के बीच आईपीओ मिलेगा। आप अपनी बोली लगा दो, 800 रुपए मैक्स, 750 रुपए मिनिमम। आपका प्राइस अगर जचा और आईपीओ की अवेलेबिलिटी हो गई तो आईपीओ आपको मिल जाएगा। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है? जैसे आप चित्तौड़गढ़ की साइड पे अगर देखोगे तो जो मैंने देखा, लास्ट एनएसडीएल का जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम था 132 रुपए। इस 132 रुपए का मतलब क्या हुआ ये समझना, यानी कि ये जो आईपीओ मैक्सिमम प्राइस इसका 800 रुपए होने वाला है, इस मैक्सिमम प्राइस से 132 रुपए ज्यादा देने को तैयार हैं ग्रे मार्केट में लोग। ग्रे मार्केट में कौन बैठा है? हम और आप जैसे लोग नहीं, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े ब्रोकर। वो 800 रुपए से ज्यादा 132 रुपए बढ़ा के देने को तैयार हैं। इसका मतलब एक चीज समझ में आती है कि वो बड़े बड़े लोग मैक्सिमम आईपीओ के प्राइस से ज्यादा देने को तैयार हैं। इसका मतलब ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड है, ग्रे मार्केट में लोग चाहते हैं इस शेयर को। यह समझ में आता है जब भी आप सुनो कि ग्रे मार्केट का प्रीमियम इतना चल रहा है, उतना चल रहा है, तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो आईपीओ का मैक्सिमम प्राइस है उससे बढ़ के देने वाले हैं, देने को तैयार हैं लोग। जैसे इस केस में मैंने आपको कितना बोला, लास्ट कितना था? 132 रुपए। तो 132 प्लस 800, 932 रुपए हो गया भैया। तो एस्टिमेटेड एनएसडीएल आईपीओ एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस जो होगा, लिस्ट जब हो जाएगा तो 932 रुपए के आसपास एस्टिमेटेड होगा। ठीक, ये मैं समझा पाया आपको? समझ आया पक्का? ठीक है, अब आगे बढ़ो। लिस्टिंग की खबर के बाद ग्रे मार्केट प्रीमियम का हाल देखो। ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार बढ़ रहा है इसका, यानी कि 800, 132 रुपए हुआ तो 800 से 132 रुपए बढ़ा के देने को तैयार है लोग। 21 से 24 जुलाई को जीएमपी 152 रुपए से 167 रुपए तक हो गया, लेकिन फिलहाल ये 132 पर है। ग्रे मार्केट में डिमांड इसका स्ट्रांग है। 15% का लिस्टिंग गेन का अनुमान है, मतलब आईपीओ लिस्ट होते ही 15% ये अप हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। सीडीएसएल का शेयर भी भैया गिरा है। अब जरा सीडीएसएल पर आ जाते हैं। सीडीएसएल पिछले एक महीने में मैं देख रहा था तकरीबन ये 12-14% के आसपास ये गिर गया है। 14%। जैसे मैंने शुरुआत क्या बोला था,
एक गुंडा मोहल्ले में पहले से है, अब दूसरा गुंडा आने वाला है। तो डिपॉजिटरी की इंडस्ट्री में, स्टॉक मार्केट में ये पहले से है, और ये एक अकेला था, कोई दूसरा नहीं था। अब जब से खबर आई कि भैया एनएसडीएल भी आ रहा है, दूसरा कॉम्पिटिटर तुम्हारा आ रहा है मार्केट में, ये गिरने लग गया। अब गिरने लग गया तो लोगों के मन में फियर हो सकता है कि भैया ये आ रहा है, इससे ज्यादा दमदार तो एनएसडीएल है। अब दमदार है कि नहीं है अभी दिखाता हूं आपको, अभी हम बात करते हैं। लेकिन अब ऐसी चीज होगी, कॉम्पिटिटर आ रहा है, वो ज्यादा दमदार है, तो इससे निकलो, शायद ये हो सकता है। अब लोग अब एनएसडीएल की ओर देख रहे हैं भैया, इसीलिए सीडीएसएल गिर रहा है। पहले कॉम्पिटिटर कोई था नहीं। अब जरा डेटा समझो आप, कौन ज्यादा दमदार सच में है, ये डेटा से समझ में आएगा अपने को। सर जैसा मैंने बोला, दोनों डिपॉजिटरीज हैं, हालांकि दोनों के धंधे में डिफरेंसेस हैं, कुछ धंधे अलग हैं दोनों के, लेकिन मेजरली दोनों डिपॉजिटरीज हैं, तो दोनों के पास डीमैट अकाउंट है। ठीक, डीमैट अकाउंट एनएसडीएल के पास लगभग 4 करोड़ है, 3.9। सीडीएसएल के पास 14 करोड़। अरे बाप रे बाप, 14 करोड़ तो बहुत ज्यादा हो गया एनएसडीएल से, तो ये तो हमेशा भागता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ये तो ज्यादा दमदार है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि सर जो एवरेज वैल्यू है एनएसडीएल के यूजर्स के, जो डीमैट अकाउंट है, 1.25 करोड़ है। मतलब मोटा मोटी ये समझो कि ऐसा हिसाब लगाया गया, एक आदमी का जो डीमैट अकाउंट है उसकी वैल्यू 1.25 करोड़ है। लेकिन यहां जो डीमैट अकाउंट है उसकी 5 ही लाख है। मतलब इसके पास जो डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम आप जैसे लोग हैं। लेकिन इसके पास जो है बड़े वाले लोग हैं भैया, एचएनआईज हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं। तो भले ये 4 करोड़ हैं, लेकिन पैसा इनके पास ज्यादा है। भले ये 14 करोड़ है, लेकिन इनके पास इन्वेस्टमेंट का पैसा कम है। ठीक है, समझ में आ रहा है। एवरेज वैल्यू मैंने बताया, रिटेल पकड़ आप देखो एनएसडीएल की कम है। एनएसडीएल के कौन कस्टमर्स हैं? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़ी बड़ी कंपनियां। पुराना है ना, शुरुआत में डीमैट अकाउंट हो रहा था, तो आप देखो शुरुआत में तो फुल सर्विस ब्रोकर्स आते थे, डिस्काउंट वाले, जीरोधा, ग्रो, ये सब तो अब आए हैं नए नए। और डिस्काउंट वाले जितने हैं वो इनके पास है, वो इनके कस्टमर हैं। देखो, हम डायरेक्टली एनएसडीएल या सीडीएसएल के कस्टमर नहीं होते हैं। हम डायरेक्टली ऐसे नहीं है कि हम एनएसडीएल और सीडीएसएल में अकाउंट खोलें, किस में खोलें, ना 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 ना, हम तो ब्रोकर पे अकाउंट खोलते हैं। अब ब्रोकर ने पीछे किससे टाई अप कर रखा है? एनएसडीएल से कर रखा है, सीडीएसएल से कर रखा है। तो जितने डिस्काउंट ब्रोकर हैं वो मैक्सिमम सीडीएसएल के पास है। जितने फुल टाइम ब्रोकर्स हैं, जिनके पास पुराने लोग हैं, जिनके पास मोटा फंड है, उनमें से ज्यादातर लोग एनएसडीएल के पास है। इसीलिए इनके पास लोग कम हैं, फंड ज्यादा है। इनके पास लोग ज्यादा हैं, फंड कम है। ठीक, प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखो तो 32% एनएसडीएल का प्रॉफिट मार्जिन है, इनका ज्यादा है, 63% है, लगभग डबल है। फाइनेंशियल ईयर में 47 गुना इन्होंने ग्रोथ करी है, इन्होंने 65 गुना ग्रोथ करी है। ठीक, अब और समझो, सीडीएसएल रिटेल पावर प्लस हाई प्रॉफिटेबिलिटी का ये काम कर रहे हैं। कैसे? 15 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स और तेजी से ग्रोथ है इनकी भैया, अकाउंट्स इनके पास ज्यादा है। प्रॉफिट मार्जिन 60% का है, यानी कि कम खर्च में ये ज्यादा कमाई है इनकी। जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक और जैसे ब्रोकर का इनका बेस है, जैसे डिस्काउंट ब्रोकर की हमने बात करी अभी। रिटेल इन्वेस्टिंग का बढ़ता ट्रेंड है इनके पास, ये सरप्लस आप समझ सकते हो। आज रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, कूद रहे हैं, डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं, और ये सारा का सारा किसके पास जा रहा है? सीडीएसएल के पास जा रहा है। एनएसडीएल के तो पास पुराने वाले हैं, बड़े वाले, स्केलेबल है, डिजिटल इंफ्रा है, लीन कॉस्ट मॉडल है, मतलब थोड़ा लगाते हैं ज्यादा कमाते हैं। सीडीएसएल का धंधा तो ऐसा है। एनएसडीएल का क्या है भैया? इनके कस्टमर है इंस्टीट्यूशनल, बड़े बड़े, तो इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी है, लॉन्ग गेम है, आप इसको बड़का हाथी समझ सकते हो। 500 लाख करोड़ से भी ज्यादा की कस्टडी वैल्यू है। म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, एनपीएस, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, ये सब इनके पास है। पैन आप देखो, ई वोटिंग, आप पैन वैन बनवाते हो तो उसमें देखते होगे कवर में एनएसडीएल लिख करके आता है, उसको लोगो आता है। तो ये यही सब काम ये कर रहे हैं। यही सब काम कर रहे हैं मतलब गलत काम नहीं कर रहे, ठीक है। इनका मार्जिन कम है, 30% है, लेकिन कैश फ्लो मजबूत है। इनके कस्टमर आज ऐसा नहीं कि आज तो बहुत मन किया, बहुत पैसा आ गया, पैसा डाल दिया भैया, अगले महीने लॉस हो गया, डीमैट अकाउंट बंद कराओ। वो किसके पास हैं? ऐसे कस्टमर सीडीएसएल के पास हैं। इनके पास ऐसे नहीं है, इनके पास बड़े बड़े लोग हैं भैया। एनएसडीएल तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद इनके धंधे में फ्लक्चुएशन ज्यादा हो सकता है, ग्रोथ ऊपर नीचे ज्यादा हो सकता है, और इनके में कम हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके पास बड़े स्टेबल क्लाइंट्स हैं, इनके पास उतने बड़े स्टेबल क्लाइंट नहीं है। ठीक, एनएसडीएल की आगे क्या प्लानिंग हो सकती है? सब्सिडीज के जरिए विस्तार कर रहे हैं भैया। एनएसडीएल अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, अपनी सब्सिडीज खोल रहा है,
NSDL पेमेंट बैंक स्टार्ट हो रहा है, NBBPL पूरी NSDL की कंपनी के तहत है ये। डिजिटल बैंकिंग की सेवाएं जैसे प्रीपेड, डेबिट कार्ड, रेमिटेंस, पैसा भेजना इंटरनेशनल इधर उधर, पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड्स की बिक्री, ये सब NSDL अपना इसमें एक्सपेंशन कर रहा है। अब जरा फाइनेंशियल इंक्लूजन कर लें, मतलब फाइनली समराइज कर दूं। देखो भैया, देश में डीमैट अकाउंट की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो ये तो तय है NSDL और CDSL दोनों का धंधा बढ़ना तय है कि दोनों की तरफ लोग आ रहे हैं। अब ये देखा जा रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या ज़्यादा है, वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो अभी बताया मैंने किसकी तरफ वो जाएंगे। लेकिन साथ ही आदमी ज़्यादा कमाएगा तो ज़्यादा इंस्टीट्यूशन होगा, ज़्यादा कंपनीज बनेंगी। वो किधर हैं, वो किधर रजिस्टर्ड है, किधर जा रही हैं। अगस्त 2024 तक 17 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट बन चुके। हर महीने 30 लाख से ज़्यादा नए अकाउंट इस वक्त खुल रहे हैं। ये तेजी NSDL जैसी कंपनियों के लिए ग्रोथ का बड़ा बड़ा मौका है। अब इंडस्ट्री टेलवाइन क्या है? डिजिटल इंडिया में अब IPO, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स बहुत पॉपुलर हैं भैया। आए दिन आप देखो कोई ना कोई IPO आता रहता है। जिस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, उसी तरीके से कंपनियों का भी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है स्टॉक मार्केट में। इतने ज़्यादा IPO आ रहे हैं, आप देखो 5 साल पुराना अगर आप डेटा देखो तो कहीं 6-7 महीने में कोई एक आध IPO, 1-2 IPO, 3 IPO आता था। अब देखो भैया, अगर सीजन बढ़िया चल रहा है तो एक ही महीने में 4-5 IPO आ जाते हैं। तो कंपनीज भी अब ज़्यादा आ रही हैं स्टॉक मार्केट में, रिटेल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसे में तो एक चीज़ तो तय है, NSDL भी बढ़ेगा और CDSL भी बढ़ेगा। ठीक, तो जैसे जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, NSDL का कारोबार अपने आप बढ़ेगा। तो ये था पूरा NSDL का एनालिसिस। मैंने आपको NSDL का बिजनेस समझाया, CDSL का बिजनेस समझाया, दोनों का कंपैरिजन भी दिया, IPO एनालिसिस करा। और हाँ, IPO में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट जरूर होना चाहिए, और डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाइए और IPO में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से IPO एनालिसिस आज तक किसी ने नहीं किया होगा। अगर ऐसा आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ऐसा जरूर लिख के बताइए। इतना डिटेल, इतना सॉलिड IPO एनालिसिस, और आने वाले टाइम में कौन सा IPO एनालिसिस आप हमसे चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ऐसा ही तगड़े तरीके से लेके आऊंगा।